कभी आपने किसी चुनाव कार्यक्रम के दौरान ये शब्द सुने हैं कि यहाँ पर इतने प्रतिशत शिया हैं, इतने प्रतिशत सुन्नी हैं, इतने प्रतिशत अहमदिया हैं, इतने प्रतिशत देवबंदी हैं, इतने प्रतिशत बोहरा समाज के लोग हैं। ये योजना के साथ होता है। यहाँ पर इतने प्रतिशत क्रिश्चियन हैं, इतने प्रतिशत कैथोलिक हैं, इतने प्रतिशत। देश में अगर आप देख लें तो ये 3 प्रकार की जो मानसिकता है, एक तालिबान समर्थक मानसिकता है, एक चर्च के समर्थक मानसिकता है और एक मार्क्स के समर्थक मानसिकता। आपने ये जरूर सुना होगा कि यहाँ पर इतने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, इतने प्रतिशत दलित हैं, इतने प्रतिशत वैश्य हैं और इतने प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। उनको प्रोत्साहित तो कर रहे कि रिपोर्ट उनको मैं सही नहीं मानता। कभी आपने किसी चुनाव कार्यक्रम के दौरान ये शब्द सुने हैं कि यहाँ पर इतने प्रतिशत शिया हैं, इतने प्रतिशत सुन्नी हैं, इतने प्रतिशत अहमदिया हैं, इतने प्रतिशत देवबंदी हैं, इतने प्रतिशत बोहरा समाज के लोग हैं? या आपने किसी चुनाव प्रचार के दौरान या सभाओं के दौरान या टीवी डिबेट्स के दौरान ये देखा है कि यहाँ पर इतने प्रतिशत क्रिश्चियन हैं, इतने प्रतिशत कैथोलिक हैं, इतने प्रतिशत प्रोटेस्टेंट हैं? लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि यहाँ पर इतने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, इतने प्रतिशत दलित हैं, इतने प्रतिशत वैश्य हैं और इतने प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं जो वोटर हैं। और ये दिखाने वाले बड़े बड़े नक्शों में, और जैसा खुद आप देख पा रहे हैं पीछे स्क्रीन पर, बड़े खूबसूरत तरीके से ब्लॉक्स बना बना कर दिखाने वाला और कोई नहीं होता है, सबसे पहले मीडिया ही होता है, हम लोग ही होते हैं। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री रमेश शर्मा जी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल यही सर, जब चुनाव आते हैं तो मीडिया ही खुद हिंदुओं को बांटता नजर आता है, ऐसा क्यों सर? देखिए, स्वाभाविक रूप से देश में पिछले करीब 200 साल से जो हिंदुओं को बांटने का अभियान चला है, जिसको अंग्रेजों ने शुरू किया है, उन्होंने तो कहा ही था कि बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो वो केवल उनका जुमला नहीं था, वो नारा नहीं था, उसको उन्होंने बांटा और हर जगह इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और विशेषकर उनको लग गया था कि अगर हिंदुओं को अगर नहीं बांटा जाएगा तो वो अपना शासन स्थायी नहीं कर सकते। उसका कारण है कि अंग्रेज कोई भी काम यूँ मुंह उठा के नहीं करते थे। वो जो भी काम करते थे उसके पीछे उनके विशेषज्ञ सर्वे करते थे, और वो जो सर्वे उनका चलता था वो उनके चर्च की देखरेख में सर्वे चलता था। वो अगर यहाँ व्यापार करने भी आए हैं तो उन्होंने पहले सर्वे किया। उस सर्वे करने के बाद उन्होंने देखा कि कहाँ कौन सी चीज़ अच्छी होती है और कहाँ कौन सी चीज़ खप सकती है। इतने सर्वे के बाद उन्होंने अपना व्यापार यहाँ पे खड़ा किया। तो जब वो सत्ता में आए तो सत्ता में वो आए 1757 के बाद। 57 में उन्होंने जो प्लासी की लड़ाई से जो उन्होंने युद्ध जीता, और 1803 में जब उन्होंने दिल्ली फतेह कर ली तब वो पूरी सत्ता में आए। तो 1757 के बाद ही उनका ये काम शुरू हो गया था कि किस प्रकार भारत में वो अपनी सत्ता को कर सकते हैं। उन्हें ये लगा कि पूरी दुनिया से भारत का जो मनोविज्ञान है वो थोड़ा सा अलग है। भारत के लोग यदि हमारी मदद के लिए आगे आते हैं तो भारत के लोग दासता को, स्वतंत्रता को आसानी से स्वीकार नहीं करते। और जब भी जो भी कोई विदेशी आक्रांता आया है वो स्थायी नहीं हो पाया। और उन्होंने देखा कि 10वीं शताब्दी के बाद से जब भारत गुलाम हुआ तो उनको लगा कि इसको हिंदुओं को ही बांटने से ये काम चलेगा। और इसका उन्होंने पहला प्रयोग महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में चूँकि अगर आप देखेंगे तो उस समय जो मराठा साम्राज्य है, तो मराठा साम्राज्य ने ईरान की सीमा पर भी अपना झंडा गाड़ा था। दक्षिण में ऐसी कोई रियासत नहीं बची जिसको मराठों ने जीता ना हो। मुग़लों को उन्होंने बंदी बना लिया था, बादशाह को बंदी बना लिया था। और गुलाम कादिर ने जब शाह आलम द्वितीय को अंधा करके कैद कर दिया था तो मराठों की फौज ने जा करके उसको मुक्त कराया था। इतनी बड़ी शक्ति मराठों की थी। तो मराठों को पराजित करने के लिए उन्होंने महार समाज से भर्ती शुरू की। और महार समाज को उन्होंने इसलिए चुना कि मराठों की फौज में सबसे ज़्यादा जो सैनिक हुआ करते थे वो महार समाज के हुआ करते थे। आगे चल कर के बाजीराव द्वितीय, जो मैं समझता हूँ 1796-97 के आसपास वो पेशवा बने, तो उनके बाद से भर्ती बंद हो गई। भर्ती बंद हुई तो उसकी भर्ती उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भर्ती खोल दी और उनको भर्ती किया। और 1817 सन, अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप उसको ठीक कर लीजिए, कोरेगांव में जब पुणे पे जब हमला हुआ, जो आखिरी लड़ाई कोरेगांव की हुई, तो ज़्यादातर उसमें सैनिक जो थे वो महार समाज के थे और उसी से पेशवा की पराजित हुई, मराठा साम्राज्य की। और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि आप यहाँ से पूना खाली करिए। तो पेशवाओं को फिर पूना खाली करके उन्होंने कानपुर में उनको
शिफ्ट किया। और तो वो जो कुल मिला करके यहाँ से उनको लगा, वो फिर 1857 में एक और यहाँ पर मोड़ आया। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पूरा भारत इकट्ठा हुआ, और पूरा भारत इकट्ठा हुआ, उसमें कोई दासी का भेद नहीं था, कोई रानी का भेद नहीं था। सैनिक झलकारी और लक्ष्मीबाई दोनों ने साथ साथ युद्ध लड़ा है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने 1886 के आसपास उन्होंने फिर ये जो जातियों के आधार पर सेना को भर्ती किया और मजबूत किया। फिर 1934 के आसपास 32 के आसपास उन्होंने जातिगत आधार पर जो आरक्षण बनाया। तो समाज को जो बांटने की नींव जो अंग्रेज रख करके चले गए हैं, शिक्षा के रूप में, सामाजिक व्यवस्था के रूप में, आज़ादी के 75 वर्ष 73 वर्ष बाद भी हम उसको हटा नहीं पा रहे। और मीडिया को अगर आप देखें तो मीडिया में मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जो कहीं ना कहीं वामपंथी विचार के लोग या अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी तौर तरीके में पहन करके जो लोग आए, इसीलिए वो अंग्रेजों की इस पूंछ को हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं, मजबूत करते हैं। इसलिए हिंदुओं के बांटने की बात होती है, मुसलमानों की। क्या ये जो है हो रहा है, जो मीडिया के द्वारा बांटने की बात आती है, ये अनजाने में हो रहा है या षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है? क्योंकि कई लोग तो परिपाटी जो है नए पत्रकार आ रहे हैं, वो देखते हैं कि अच्छा साहब, अगर हमको चुनाव की रिपोर्टिंग करनी है तो हमें इस पूरे क्षेत्र की जनसंख्या में क्या डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसे जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे ब्राह्मण कितने, क्षत्रिय कितने, वैश्य कितने, और उसके ऊपर बाकायदा विश्लेषण होता है, और कौन नेता किस जाति का है और वो कितना प्रभाव करेगा। और ये हैरानी वाली बात है कि जब परिणाम आते हैं उसमें कोई भी जातिगत समीकरण इतने ज़्यादा प्रभावी तौर पर दिखाई नहीं देते हैं। वो मुद्दा कहीं ना कहीं जो रहता है महत्वपूर्ण रहता है, वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे भी रहते हैं उसमें। लेकिन चुनाव पूर्व जो विश्लेषण होता है वो तमाम जो बड़ी बड़ी एजेंसीज करती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को ही अलग अलग जो है समुदाय में बांट कर दिखाया जाता है। प्रश्न ये भी मेरा है कि ऐसा क्यों, षड्यंत्रपूर्वक या अनजाने में? और सिर्फ हिंदू ही क्यों, मुस्लिम समाज को भी बांटा दिखा सकते हैं, क्रिश्चियन समाज को भी दिखाया जा सकते हैं कि अगर इतना ही विश्लेषणात्मक रवैया रखना है तो। देखिए, आपका सवाल ये बहुत सही है। मुझे लगता है, ये मेरी राय है, पता नहीं इसमें सच क्या है, ये योजना के साथ होता है। देश में अगर आप देख लें कि ये 3 प्रकार की जो मानसिकता है, एक तालिबान समर्थक मानसिकता है, एक चर्च के समर्थक मानसिकता है, और एक मार्क्स के समर्थक मानसिकता है। इनका एक अजीब प्रकार का कॉकटेल भारत में बना हुआ है, और इसका अगर आपको नमूना देखना हो तो आप केरल में देख लें और बंगाल में देख लें। तो ये जो मनोविज्ञान, तीनों के तीनों मनोविज्ञान हैं, ये हिंदुओं के बांटने के मनोविज्ञान हैं। उसमें आप माओवादियों को भी देख लें, मार्क्सवादियों को भी देख लें, उसका एक उदाहरण मीडिया का। और मुझे जो लगता है कि इन तीनों लोगों की मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उसका एक कारण है कि अगर महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या हो जाए तो मीडिया में वो खबर सुर्खियों में नहीं आएगी, लेकिन अगर अचानक कोई गौ मांस ले जा के नाम पर अगर थोड़ी सी मारपीट हो जाती है तो वो बराबर खूब तरीके से आती है। पिछले अगर 200 वर्षों में, 150 वर्षों में देख लें तो भारत में हर जाति की बात हुई है। मुस्लिम्स की भी, मुस्लिम्स में आपने बहुत अच्छा कहा कि उनके यहाँ बरेलवी, देवबंदी, शिया और सुन्नी बोहरे के अलावा उनके यहाँ खान अलग परंपरा है, पठान अलग परंपरा है, इसके अलावा सिद्दीकी उनके यहाँ अलग होते हैं, कुरैशी अलग होते हैं। ऐसे आज भी कुछ इलाके हैं जहाँ कुरैशी लोग सिद्दीकियों की उनके यहाँ बेटी व्यवहार नहीं होता। मस्जिदें भी अलग अलग हैं। निश्चित रूप से वो ये सब कुरैश एक कबीला रहा करता था। तो कुल मिलाकर के ये कबीलों की जो, तो लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं करता। तो उसका कारण है मीडिया योजना पूर्वक। आप मुझे बताइए, अगर आप कोई व्यक्ति कह देगा, ये मैं मीडिया की बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति कह देगा कि फला जगह मुसलमान के साथ नाइंसाफी हुई तो वो बड़ी सुर्खियों में जाएगी, और दूसरी जगह कोई कहेगा कि हिंदू के साथ नाइंसाफी हुई तो मीडिया पे जो खबर ही नहीं बनेगी सर, उस सुर्खियां तो दूर की बात। निश्चित रूप से उसको कवर ही नहीं करेंगे और उसको कह देंगे तुम सांप्रदायिकता की बातें कर रहा। तो मैं समझता हूँ ये जो कॉकटेल बन गया है तालिबानी मानसिकता के लोगों के, चर्च के समर्थकों का और ये जो वामपंथी समर्थकों का, ये कॉकटेल के वजह से ये जो हावी है, और उसके वजह से मीडिया में जो योजना के पूर्वक आता है ये। अच्छा, ये हैरानी की बात है सर, क्योंकि आप बहुत इतिहास भी, आप इतिहासकार भी हैं, आप बड़ी बड़ी आपने रिपोर्टिंग करी है, लंबा आपका पत्रकारिता का करियर रहा है सर। ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जब भाषण होते हैं या किसी प्रकार की जब चुनावी शुचिता की बात की जाती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि जाति आधारित हमें राजनीति नहीं करते हैं, हम राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं, तमाम सियासी दल, तमाम राजनीतिक पार्टी। लेकिन जब उनका चयन होता है तो बाकायदा अखबारों में फिर आता है कि जातिगत संतुलन कैबिनेट में रखा गया है, जातिगत संतुलन बनाते हुए यहाँ पर टिकट बांटे गए हैं, उस जगह पे फलाने समुदाय के लोग ज़्यादा हैं तो लिहाजा जो टिकट है वो फलाने को मिलेगा। तो सर ये रहस्यमयी बात है कि समझ से परे क्या वाकई में फैक्टर
जो हैं वो प्रभावी रहते हैं और सिर्फ हिंदू ही पर ये फैक्टर प्रभावी रहते हैं, वहाँ रहने वाले मुसलमान, ईसाई या दूसरे पंथ समुदाय के लोगों पे फैक्टर हावी नहीं होते हैं? और क्या वाकई में इसका चुनाव में बहुत असर पड़ता है? ये थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, मोटे तौर पर मुझे लगता नहीं है कि इसका चुनाव में बहुत असर पड़ता है। और टिकट वितरण का भी जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियाँ, चाहे पार्टी ये हो या वो हो, 80% मामलों में, 90% मामलों में कोई समीकरण नहीं देखा जाता। केवल ये देखा जाता है विनिंग कैंडिडेट कैसा है। वो विनिंग कैंडिडेट देखने के लिए 2-3 चीज़ देखते हैं। एक चीज़ तो ये देखते हैं कि इसके साथ कार्यकर्ताओं का स्वभाव कैसा है और इसके साथ कार्यकर्ताओं की टीम कैसी है, एक बात हो गई। इसकी समाज में इमेज कैसी है, इसको चेहरे को देख करके आदमी वोट करेगा कि नहीं करेगा, वो दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात यह है कि चुनाव प्रबंध कैसे कर लेगा। और ये आज छुपी हुई बात नहीं रह गई। चुनाव प्रबंध में जितना 1 नंबर में खर्च होता है, थोड़ा बहुत 2 नंबर में भी खर्च होता है, वो सारा प्रबंध करना पड़ता है। तो टिकट देने से के लिए 80 से 90% इसी बात पर ध्यान में दी जाती है कि ये इसकी छवि कैसी है, ये क्या धन का प्रबंध कर लेगा, ये कार्यकर्ता का प्रबंध कर लेगा, ये देखिए। फिर उसमें ये भी देखा जाता है इसके मुकाबले जो कैंडिडेट आ रहा है वो कहीं इससे भारी तो नहीं है। ये जो 3-4 चीज़ देख करके टिकट होता है। केवल 10-12% चीज़ों में जाति देखी जाती है। 10-12% में जो जाति देखी जाती है वो केवल इस आधार पर देखी जाती है कि यार मान लीजिए भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर या भोपाल जिले के अंदर 5-7 सीट आती है। भोपाल लोकसभा में जो 8 में से 7 जिले भोपाल जिले की हैं और 1 जिले के बाहर की है, तो वो ये देख लेते हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि 1 जिले में 2 ब्राह्मण हो गए या 1 जिले में 3-4 वैश्य हो गए। ये भर देख लेते हैं कि ऐसा लोगों को ना लगे कि यार भोपाल में ब्राह्मणों को ज़्यादा टिकट दे दिया। ये लगने की पीछे की वजह क्या है? पहला तो सर ये, दूसरा ये कि जब इन चीज़ों का आपने बताया कि सिर्फ 10% कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर रहता है, तो फिर क्या जो रिपोर्टिंग की जा रही है, जो अखबारों में, मीडिया में दिखाया जा रहा है, उससे आप गलत मानते हैं या उससे आप सही मानते हैं कि नहीं साहब चूंकि 10% प्रभाव पड़ता है तो हम इस तरह का जो विश्लेषण है हिंदुओं को जातियों में बांटकर दिखाना वो सही है? देखिए, मोटे तौर पे इस तरह की रिपोर्टिंग को मैं सही नहीं मानता। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो चूंकि मेजॉरिटी में जाति का विश्लेषण होता नहीं है टिकट देने में, और अगर बाय द वे एक आध सीट पर कहीं हो भी गया तो वो बहुत छोटी सी चीज़ है, उसका हमको उल्लेख नहीं करना। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे घर में भी एक आध जगह डस्टबिन भी रखी रहती है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम मेहमान को कोई डस्टबिन दिखाते हैं और डस्टबिन पर ज़्यादा कैमरा करें। भाई मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आएगा या कोई कैमरामैन जाएगा तो आपका बैठक देखेगा, पूजा घर देखेगा, स्टडी रूम देखेगा, यही सब देखेगा कि डस्टबिन दिखाएं। तो कहीं अगर थोड़ी मोटी गंदगी है तो उसको छोड़कर चलना चाहिए। भाई मीडिया का काम केवल खबर दिखाना नहीं है, मीडिया कहीं ना कहीं एक शिक्षक भी है, मीडिया कहीं ना कहीं प्रशिक्षक भी है। तो आज हम मीडिया के लोगों को भी चाहिए कि समाज की वो कैसी मानसिकता बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, पूरा यूरोप इकट्ठा हो रहा है, वो यूरोप इकट्ठा होकर के एक सिक्का चला रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट में वो सारे के सारे इकट्ठे हैं, और मीडिया कहीं ना कहीं भारत में जो मूल भारतीय हैं, जो मूल सनातनी हैं, उनको बांटने का प्रयत्न कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों पर भी मीडिया को स्वविवेक से काम लेना चाहिए कि वो शिक्षक है, प्रशिक्षक है, ऐसी खबरें ना दें जिसका संदेश गलत जाए। सर ये मैं, चूंकि ये बहुत ही ऐसा विश्लेषण है, क्योंकि जब हम किसी की ओर उंगली उठाते हैं दर्शकों, तो सबसे पहले जो 3 उंगलियां रहती हैं वो अपनी तरफ ही रहती हैं, लिहाजा सबसे पहले शुरुआत हमने खुद मीडिया से की है। और इसलिए हमने रमेश सर को यहाँ पर आमंत्रित किया है कि वो अपने अनुभव से यहाँ पर मार्गदर्शन दे कि सर अगर मैं पूछूं कि मैं एक पत्रकारिता का छात्र हूँ, और बिल्कुल हूँ, तो मेरा ये प्रश्न ये है कि अगर मुझे चुनाव की रिपोर्टिंग मिलती है तो मेरी जो, अगर किसी क्षेत्र की मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ और उसके व्यवस्थाओं के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या समीकरण बन रहे हैं, तो मेरा जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, इस पर कि यहाँ पर कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं, या फिर दूसरे विषयों पर जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ? देखिए, मेरी दृष्टि में जो मैंने तो इसी तरह की रिपोर्टिंग की है कि हमारा चुनाव की रिपोर्टिंग में फोकस 3-4 चीज़ों पर हो। एक तो जो उम्मीदवार है उसकी छवि कैसी है, उसका क्षेत्र में प्रभाव कैसा है, एक बात पर छवि हुई। दूसरा ये है जिस राजनीतिक दल का ये व्यक्ति है उस दल की उस क्षेत्र में क्या छवि है। तीसरा यह है कि उस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और उस समस्या के समाधान में ये व्यक्ति जो है जिसको टिकट मिला है वो कैसा कर पाएगा। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं जो उस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखें, व्यक्ति जब वोट करता है, जैसे मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों भी एक वोटर भी हैं, मतलब पत्रकार होने के साथ साथ हम वोटर भी हैं। तो वोटर हम सबसे पहले तो पार्टी को देखते हैं कि हमको किस पार्टी को देना है कि नहीं देना, 1 नंबर बात। दूसरा, मेरे सामने इशू
इशू क्या है इस समय और कौन सी पार्टी किस इशू पर क्या काम कर रही है, इस पर हम दूसरा विचार करेंगे। तीसरा, उम्मीदवार की छवि देखेंगे जिसमें हमारी पसंद और नापसंद भी आती है। तो मान करके चलिए, मेरा मानना जो है 80% मतदाता सैद्धांतिक वोट करता है, 10 से 12-15% मतदाता व्यक्तिगत लाभ हानि को देख करके वोट करता है और 5% मतदाता माहौल को देख करके भीड़ में वोट कर देता है, जो एंड टाइम पर वोट उसका बदल जाएगा। कल तक उसने कुछ और सोचा था, लेकिन 95 से 97% मतदाता जो वोट उसने तय कर लिया है वो नहीं बदलता। 1 या 2% माहौल, विचारधारा आधारित, कुछ 80% तो विचारधारा पर चलता है। 80% या तो कोई आपके समर्थन में वोट करेगा या खिलाफ वोट करेगा, 80% विचारधारा पर ही वोट करता है। कोई भाजपा का समर्थक होगा, कोई कांग्रेस का समर्थक होगा। कोई लोग भाजपा को इसलिए वोट दे देंगे कि उनको कांग्रेस पसंद नहीं है, या कांग्रेस को इसलिए वोट दे देंगे उनको भाजपा पसंद नहीं। कई वक्त ये नेगेटिविटी भी करती है कि मुझे आपको वोट नहीं देना, तो आपको नहीं देना तो फिर मैं आप किसी को भी दे दूंगा। तो ये जो है ये लगभग 80% का होता है, बाकी 20% सारी चीजें काम करती हैं। ये जो राजनेता है सर जो करते हैं कि अलग अलग समाज की बैठक लेते हैं, भाई वो क्षेत्र विशेष के लिए आप सांसद बनने जा रहे हो कि किसी एक जाति विशेष के लिए करोगे, और फिर उसके बाद जीतने के बाद दर्शकों आप भी खुद गौर कीजिएगा कि जब जीतते हैं तमाम राजनेता, चुनाव से पहले तमाम सर अलग अलग समाज की बैठक लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ उस पर्टिकुलर समाज के लिए विकास के काम को करते हैं या फिर पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर योजना बना रहे हैं। ये भी सर हैरान कर देने वाली बात है कि ऐसा कहीं नहीं होता है कि साहब वो फिर जाएं कि साहब मैं तो इस समाज का हूँ, अब इसी समाज की मैं अब तमाम सारे काम करूंगा, बाकी के समाज के लिए कुछ नहीं करूंगा। और ये ऐसा नहीं भी होता, उसके बावजूद भी सर फिर मैं कहता हूँ कि इस पे मीडिया वाले क्यों नहीं इस पे जो है अपने विचारों को थोड़ा इसमें परिवर्तित करते हैं और कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के विकास को लेकर उस पे फोकस क्यों नहीं करते हैं। बस तमाम जो है ये फलाने जी हैं तो ये बस कौन सी जाति कौन सी वो, और पूरा जो और बड़े बड़े अब पहले तो सर अंग्रेजी जो मीडिया जो था वो हम सोचते थे कि थोड़ा ज़्यादा मतलब कहा जाता है कि उदारवादी विचारधारक हैं, लेकिन हम अंग्रेजी चैनलों को भी देखते हैं या अखबारों को देखते हैं तो वहाँ पर भी मोटे मोटे कॉलम्स में जो है बाकायदा उनकी जो एजेंसीज़ हैं और बड़े बड़े IIMs से पढ़े हुए लोग हैं, विदेशों से पढ़े हुए लोग हैं, वो हमारी जातिगत व्यवस्था के आधारित वोट पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यही वजह है कि जब हम इतने जो है कहा जा सकता है असंवेदनशील हो जाते हैं कि हमारे सामने को अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि चूंकि हमारी जाति का हम इसको जिता देते हैं, ये जानते हुए भी कि इसको राशन कार्ड कैसे रंग का होता है और राशन कार्ड कैसे बनाया जाता है इसे नहीं मालूम है, तो भी हम कहीं ना कहीं इसको लेकर थोड़े से सोचते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, अनपढ़ नहीं होते, तो उनको अनुभव की कमी होती है, अनुभव भी काफ़ी कुछ सिखा देता है, लेकिन 90% अगर थोड़ा भी अगर हम एक आधार माने तो हम मौलिक बेसिक आधार को भी हम इग्नोर कर देते हैं। जातिगत आधारित इस तरह की रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं सर क्या आपको लगता है कि एक उत्प्रेरक का कार्य करती है और आम जनमानस को लगता है कि नहीं साहब अगर मीडिया में छप रहा है, अखबार में छप रहा है तो हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। देखिए, मोटे तौर पर एक और मेरा अनुभव आशुतोष जी ये भी आ गया है कि मीडिया की इस हल्की रिपोर्टिंग के कारण मीडिया के प्रति अब लोगों का उतना विश्वास नहीं बचा। इसी शहर में अगर किसी, मैंने ये देखा है, अपने जीवन में देखा है, अगर किसी समाचार पत्र में झूठी गलती से ये खबर छप गई कि आज भोपाल बंद होगा तो आधा बाजार बंद हो जाता था। ये हालत मीडिया की रही। लेकिन अब मीडिया अगर कुछ भी लिख देगा, अब लोगों पर उसका बहुत यकीन नहीं होता। अब केवल लोग हल्का फुल्का देखते हैं, 5 मिनट में अखबार पकड़ कर बंद करते हैं, और न्यूज़ चैनलों की क्या हालत है वो सब आप अच्छी तरीके से देखते हैं। तो मोटे तौर पर चुनाव से पहले राजनेता जो जातिगत नेताओं के घर जाते हैं वो केवल इसलिए जाते हैं कि ये नेगेटिव प्रचार ना करें। उनको खुद पता है कि आदमी कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, लेकिन ये नेगेटिव प्रचार करके हवा ना बिगाड़े, केवल वो इसलिए ही जाते हैं। इसलिए चुनाव जीतने के बाद वो बहुत जातिगत नेताओं को बहुत तवज्जो नहीं देते। जातिगत नेताओं की पूछ जो है केवल मतदान की तिथि तक ही रहती है, बाकी जाति की राजनीति करने वालों की पूछ मतदान के बाद नहीं होती। तो ये उसमें एक बात रहती है। मीडिया को खुद भी चाहिए कि इस तरह की बात है। एक और बात जरूर, मेरी इस मामले में राय आपसे अलग है। उदारवादी जो है वो अंग्रेजी मीडिया उदारवादी नहीं होता। मोटे तौर पर ये जो जाति और सांप्रदायिकता की ये जो बड़ी बड़ी खबरें हिंदी अखबारों में भी उनमें आती है जो पत्रकार कहीं ना कहीं अंग्रेजी अखबार या अंग्रेजी पत्रकारों से या अंग्रेजी शैली से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो इंडिपेंडेंट अपनी हिंदी के भाव को लेकर के आया है वो ठीक है कि उसका प्रचार संख्या प्रसार संख्या कम होती है। उसका वजह यह है कि चूँकि जो विज्ञापन वाली कंपनियाँ होती हैं उनका भी अपना एक सिस्टम है उनका,
तो वो भी उनको ज़्यादा महत्व देती हैं। और अगर उनको महत्व नहीं देती तो अंग्रेजी अखबारों का सर्कुलेशन कितना और हिंदी का सर्कुलेशन कितना है, तो वो जो है अंग्रेजी को विज्ञापन ज़्यादा देती हैं। और मीडिया में अंग्रेजी अखबारों की, अंग्रेजी पत्रकारिता का कितना उनके अवचेतन में बैठा हुआ है। आप हिंदी अखबारों को देख लें, उनकी कितनी हेडलाइन में अंग्रेजी के शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। कई वक्त तो मुझे लगता है कि हिंदी के अखबार अंग्रेजी की नर्सरी बनते चले जा रहे हैं। तो वो चूँकि अंग्रेजी से प्रभावित जितने, और हर उस अखबार में आप इस तरह के आंकड़े देखना जो अंग्रेजी से ज़्यादा प्रभावित होता है और अपनी हेडलाइनों में अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करता है। हेडिंग आप बना करके देखेंगे तो मान लीजिए 8 शब्द हैं तो पता चलेगा उसमें 4 अंग्रेजी के शब्द हैं। मुसलमान और क्रिश्चियन को सर, जो एक प्रश्न हमारा अभी अनुत्तरित जा रहा है इस प्रोग्राम में, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को क्यों नहीं इस तरह से जाति आधारित बांट के चुनाव के पूर्व दिखाया जाता है? वो इसलिए नहीं बांटते जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि चूंकि चर्च और वामपंथी और तालिबान समर्थक इनका एक युति बन गई है। क्योंकि तालिबान समर्थकों की युति है इसलिए वो मुस्लिम पर अटैक नहीं करते, क्योंकि चर्च समर्थकों की युति है इसलिए वो ईसाइयों पर अटैक नहीं करते। वामपंथियों की रुचि है क्योंकि वामपंथ ने कहा ही था कि भारत में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, भारत में हमको वर्ण संघर्ष कराना है। तो वामपंथी सिद्धांत के साथ में यहाँ पर वर्ण को के आधार पर वैश्य को ब्राह्मण से और ब्राह्मण को किसी और से उनको लड़ा करना चाहते हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, अगर आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी तो जैसे जैसे उसमें हावी हुए ये लोग हावी हुए, आप हर हिंदी फिल्म में देख लेना किसी पुजारी को ऐसा दिखाएंगे कोई बहुत 420 है और धोखेबाज है और झूठी करके आपसे पैसा निकाल रहा है। किसी क्षत्रिय को ऐसा दिखाएंगे कि वो शराबी बहुत पीता और लड़कियों का हरण करता है। किसी वैश्य को ऐसा दिखाएंगे कि वो बही खाते में ही सब हेर फेर कर रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या किसी दूसरे धर्माचार्यों को ऐसा उन्होंने दिखाया, दूसरे जातियों को कुछ आप उन्होंने? एक बड़ी बात कह रहे हैं सर, क्या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि मीडिया की अगर इस तरह की रिपोर्टिंग होती जाति आधारित तो उसका बड़ा मकसद कन्वर्जन है, हिंदुओं का धर्मांतरण है? ये कहीं ना कहीं आप परोक्ष रूप से एक प्रकार से उनको प्रोत्साहित तो करते हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग जो है उनको प्रोत्साहित तो करती है। आप अगर भारत में किसी अन्य धर्म के बारे में जरा सी कुछ हो जाए हेडलाइन बनेगी, और अगर हिंदू समाज के साथ कुछ अत्याचार हो जाए तो 2 लाइन की बात ही नहीं उठेगी। आप बराबर कह जी, यानी सर सैयद अहमद से लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना तक और मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर के ओवैसी तक सब मुसलमानों की बात करते हैं, उस पर सांप्रदायिकता का आरोप नहीं लगेगा। अभी कल परसों वो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कह दिया तो उस पर आरोप लग रहा है कि साहब सांप्रदायिक की राजनीति कर रहा है। तो दूसरे की आप बात कर लेंगे तो वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं है। यदि अगर हिंदू सनातनी की बात की तो सांप्रदायिक राजनीति हो गई। तो ये कहीं ना कहीं योजनापूर्वक मीडिया में भी ये प्रचार होता है। एक छोटा पत्रकार या एक कहा जाए कि जिसने शुरुआत वो कर रहा है, लेकिन उसके संपादक जब इस तरह के संपादकीय लिखते हैं अखबार में कि साहब ये जाति है और इस जाति के इशू है, इस बार चुनाव में ये हावी रहेंगे, तो वो अब कैसे प्रतिकार करे और वो कैसे रास्ता निकाले? उसको क्या करना चाहिए अगर वो हमारी बात से सहमत है कि ये गलत हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं चुनावी मुद्दों में, जाति कहीं पे भी अगर हम पढ़ के आते हैं तो भी हम कहते हैं भाई जाति आधारित पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, हम खुद अपने विश्लेषण करते हैं, हम डिबेट करते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं जातिगत आंकड़ों में उलझ के रह जाते हैं। एक नव पत्रकार जो इसका प्रतिकार करना चाहते हैं उसके लिए क्या रास्ता है? देखिए, नव पत्रकार का प्रतिकार करना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस तरह का वातावरण है, भीड़ मान लीजिए अगर कहीं कुएं की तरफ जा रही है और अगर आप विपरीत चलेंगे तो आपको वो भीड़ कुचलती हुई अगर निकल जाएगी। तो मीडिया में जो इस तरह का वातावरण है तो उसको तो कहीं ना कहीं बहुत योजनापूर्वक तरीके से, और उसमें कुछ वरिष्ठ लोगों का ही उसमें साथ लेने की आवश्यकता है। और उसमें उसकी शुरुआत वो यहाँ से कर सकते हैं कि अभी एकदम मान लीजिए नया पत्रकार जो आ रहा है वो एकदम अगर ये लिख दे और कि साहब नहीं हम जातिगत आधार पर नहीं करेंगे तो उसको नौकरी से ही हटा देंगे, उसको काम ही हटा देंगे। तो उसके साथ साथ वो ये आंकड़े भी प्रस्तुत करे कि फला जाति की ये हैं और फला जाति की ये हैं, और उसके साथ साथ ऐसी खबर भी कुछ बनाए कि पिछले दिनों में जाति के इस आधार पर फला जाति के लोगों ने उसमें वोट ही नहीं दिया। मुझे उदाहरण देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, शायद 18 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उदयपुरा में जिस व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया था उसके समाज ने उसको वोट नहीं दिया था। मैं अपने दूसरे दर्शकों को बता दूं कि 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में आदरणीय रमेश सर चर्चा कर रहे हैं, और राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की जो राजधानी, उसके पास में जो जिला है रायसेन, वहाँ की विधानसभा सीट है उदयपुरा, उसके बारे में सर हमें यहाँ पे विश्लेषण बता रहे हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर जिस समाज के व्यक्ति को टिकट दिया था उस समाज ने उसका वोट नहीं किया था। तो कुल मिलाकर के और ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण होते हैं। तो वो तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं उदाहरण, मेरा दावा है, मान करके चलिए कि दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ 19 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे के पूरे राजपूत समाज ने उनको वोट दिया होगा, नहीं दिया। अगर सारे के सारे देते तो साध्वी इतने ज़्यादा वोटों से जीतती क्या। तो कुल मिलाकर के जातिगत आधार
2-4% ही प्रभावित करता, कोई प्रभावित वो नहीं भी मुझे करता। लगता है कि सिर्फ इसलिए कि चूंकि रिपोर्टिंग लगातार इस तरह की हो रही है, जिस दिन इस तरह की रिपोर्टिंग बंद हो जाएगी तो ये कहीं पे भी ये फैक्टर नहीं निश्चित रूप से ये बंद हो जाएगी तो उससे माहौल सुधरेगा, भारत कहीं ना कहीं एक जो एक सूत्र में बनेगा। आप मुझे बताइए, अगर हम बात विश्व गुरु होने की बात करते हैं, सोने की चिड़िया होने की बात करते हैं, संकल्प करते कि हम विश्व शक्ति, अगर हम अपने घर में लड़ते रहेंगे, आपस में दो भाई लड़ेंगे, जाति के आधार पर लड़ेंगे, धर्म के आधार पर लड़ेंगे, तो भारत अब विश्व शक्ति कैसे बनेगा? तो उसके लिए जो हमने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम की जो बात थी कि संपूर्ण वसुंधरा पे रहने वाले एक कुटुंब में, तो सबसे पहले भैया अपने घर के कुटुंब को इकट्ठा कर लो, अपने नगर के कुटुंब को इकट्ठा कर लो, और जातिगत आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर ये झगड़े, ये विश्लेषण बंद होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय में अपने विचार रखे। तो दर्शकों, कितना महत्वपूर्ण है, हम यही आपसे अपील करेंगे कि अगर आप हमारी बात से सहमत है, आपको लगता है कि जो विचार इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाए गए वो सही हैं, तो अगली बार जब आप इस तरह की रिपोर्टिंग देखें या कोई आपका टीवी कैमरे के साथ में कोई माइक आपके मुंह पर अड़ा के बोले कि क्या सोचता है ब्राह्मण, क्या सोचता है वैश्य, और क्या सोचता है क्षत्रिय, या क्या सोचता है दलित, तो आप उसको हाथ जोड़कर कहिएगा कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं और ये क्षेत्र मेरा है और यहाँ के विकास को लेकर मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं, ना कि मेरी जाति को लेकर, क्योंकि हवा में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया भगवान के द्वारा। आप वही हवा लेते हैं, जो सड़क पर आप चलेंगे उस सड़क पर तमाम जाति के लोग भी चलेंगे, तो ये अलग अलग कोई पैरामीटर्स नहीं है। और जैसे कि रमेश सर ने समझाया कि इसका चुनाव परिणामों में भी कोई असर नहीं दिखता है। बड़ा मकसद इसका है भारतीय समाज और खासतौर पर सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को बांटना, और यहां रमेश सर खुलकर बोल रहे हैं कि इसका बड़ा मकसद है धर्मांतरण। तो फिर तमाम जो हमारे मीडिया के जो साथी हैं, या तो जानबूझकर या जाने अनजाने में उनके साथ अगर ये वो बात कर रहे हैं या रिपोर्टिंग में इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया कर भारतीय समाज को इस तरह से ना बांटें और असल मुद्दों पर अपनी रिपोर्टिंग केंद्रित करें। अगर इस चर्चा के दौरान हमसे कोई ऐसा शब्द निकला हो या कोई ऐसे विचार निकलो जिससे किसी की भावना आहत हुई हो, या हमारे वरिष्ठ जनों को कोई चीज़ हमारी बात बुरी लगे, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा। और आप लोग को किस तरह के आपके जिस प्रोग्राम को देख के कैसा लगा, आपके विचार क्या हैं, आपके विचार में कमेंट बॉक्स के जरिए पढ़ना ज़रूर चाहेंगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।